कच्चे तेल के प्राइसेस में हमने 15% तक की गिरावट देखी, तो कुछ गिरावट यहां पर खाने के तेल के भावों में भी देखने को मिली है। वेल, एक बात तो क्लियर है, जिस तरह की गिरावट यहां पर कच्चे तेल में है, उतनी गिरावट यहां पर एग्री कमोडिटीज में देखने को नहीं मिली है। थोड़ा सा म्यूटेड रिस्पॉन्स यहां पर रहा है, क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा अनसर्टनिटी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है। लेकिन बदलता मौसम किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में हुई बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को हमने नुकसान पहुंचता हुआ देखा है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता, और साथ ही जुड़ रहे हैं रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया। हमारे साथ मिरा एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना हैं और कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा भी हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत लेकिन यहाँ पर खाने के तेलों से कर लेते हैं। डॉक्टर मेहता, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें तो वहां पर जिस तरह का रिएक्शन यहां पर खाने के तेलों को मिला है, चाहे वो इंडोनेशिया का B50 के अनाउंसमेंट हो या फिर ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जैसी कंट्रीज ने यहां पर खाने के तेलों से बायोफ्यूल बनाने की जो योजनाएं बनाई हैं, किस तरह से आप उसे देखते हैं? कच्चे तेल में कुछ मुनाफा वसूली जरूर आई है, लेकिन ये मैंडेट्स ओवरनाइट चेंज नहीं होते। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल आगे जाते हुए स्थिति? अगर आप देखें, वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है इज अबाउट 672 मिलियन, उसमें से रफली अबाउट 67 मिलियन यूज फॉर बायोडीजल और बायोफ्यूल, रफली 25% इज बीइंग यूज फॉर फ्यूल। तो प्रैक्टिकली 75% वी आर यूजिंग फॉर द फूड एंड 25% अभी जो बायोडीजल का मैंडेट है 1 जुलाई से इंडोनेशिया का, तो एडिशनल अबाउट 1.5 to 2 मिलियन टन और पाम ऑयल मूव हो जाएगा फूड टू द फ्यूल। ऐसे ही जो अमेरिकी सोयाबीन की जो ऑयल की पॉलिसी है मैंडेट, उसके वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा और प्रेशर लगे। ओवरऑल सप्लाई जो एडिबल ऑयल है उनका कम हो रहा है, जहां हमारी डिमांड 2 से 3% हर साल बढ़ रही वर्ल्ड डिमांड, तो डेफिनेटली इट हैज और उससे प्रेशर लगेगा, प्राइस पे प्रेशर आ ही रहा है। हाँ, जहां तक अभी का जो वॉर का सिचुएशन था उसका भी एक रीजन है। आज जो फ्रेट था लिटरली डबल हो गया। जो अर्जेंटीना, ब्राजील से सोयाबीन आ रहा था $50-60 था, भी $120 बोल रहा है और वेसल नहीं मिल रहा है। पाम डबल हो गया, 30-35 का $60 हो गया। सेम विद केस सनफ्लावर ऑयल। डायरेक्टली हमारे रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली फ्रेट बढ़ा है, इंश्योरेंस बढ़ा है, रुपी डेप्रिसिएशन, ये सारे फैक्टर अब इफ यू पुट टुगेदर तो प्राइस बढ़ी है 10 से 15% पर। तो खास आप देखिए, फरवरी तक स्टेबल थी, थोड़ी राइज थी। ये फरवरी की जो वॉर चालू हुआ, बाद में सडनली पिक हुआ है। पर लेट्स होप आज जो सीजफायर हुआ है तो फिर से मार्केट विल कूल डाउन। आज भी देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट $30 से $40 कम हुई है, लोकल में भी 3 से 5 रुपया कम हुआ है। पर एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा मनीषा, सप्लाई इज कंफर्टेबल, कोई सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेल जो महंगा थोड़ा हुआ है और गवर्नमेंट भी जानती है, इंडस्ट्री भी जानती है कि हमारे हाथ में नहीं था वॉर की वजह से। तो हो सकता है कि अगर सीजफायर हुआ है और परमानेंट हो जाए तो मार्केट विल बैक टू द नियर नॉर्मल। आई एम नॉट सेइंग नॉर्मल हो जाएगा, उसकी इंपैक्ट तो रहेगी, पर नियर नॉर्मल हो जानी चाहिए 15-20 दिन में। हाँ जी। डॉक्टर मेहता, ये तो अब जैसे आपने कहा कि अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइसेस ऑफ कोर्स यहां पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। ओवरनाइट कुछ नीजर्क रिएक्शन हमने यूएस की तरफ से खबर में जरूर आता हुआ देखा है, लेकिन कितना लंबा ठहरता है और आगे जाकर क्या देखने को मिलता है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन इंडियन डिमांड की अगर बात करें यहां पर, तो जिस तरह का इरेटिक मानसून रहा है, हम जानते हैं कि गर्मियों में खाने के तेलों की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, बारिशों में बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरह का मौसम है, जहां पर दिल्ली ठंडी है, राजस्थान, पंजाब में बारिश हो रही है, आगे जाकर शायद गर्मी देखने को मिल सकती है, तो एडिबल ऑयल कंजम्पशन इंडियन मार्केट्स में कैसी है? पहले तो एक शॉर्ट टर्म बताऊं, जैसे एलपीजी की शॉर्टेज हुई तो खास तौर पे अर्बन एरिया में थोड़ी डिमांड स्क्वीज हुई है। नॉर्मली जो 22 से 23 लाख टन की हमारी जो मंथली कंजम्पशन है, उसमें लगभग 8 लाख टन, 7 से 8 लाख टन होरेका सेगमेंट है। तो होरेका सेगमेंट जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वहां भी कटौती हुई है, और जो रेस्टोरेंट, कैंटीन, खासकर अर्बन एरिया में, वहां भी एलपीजी की शॉर्टेज थोड़ी कटौती हुई है। हो सकता है 1-1.5 लाख टन का कटौती हुई है। जहां तक का डिमांड का सवाल है, देखिए डिमांड तो इतना ही रहने, अप एंड डाउन होगी, पर ऑल ऑन एवरेज 22 से 23 लाख टन तो आपको तेल चाहिए। सीजनल डिमांड वेरिएशन ऑलवेज आता है,
समर में डिमांड कम होती है, विंटर में डिमांड बढ़ती है। और अभी जो मौसम के है, जो मौसम का जो रिपोर्ट आया, जो कल आज सुबह भी जो पब्लिश हुआ है स्काईमेट का, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। उनके मुताबिक जो 94% की जो बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। पर एक चीज जरूर है, मैंने पहले भी देखा है, वो 95-96% जब ये मानसून हुआ है, तो अगर वेल स्प्रेड है तो इतना इम्पैक्ट नहीं आती है। अगर वेल स्प्रेड नहीं है तो डेफिनेट इम्पैक्ट आएगी। खास करके जुलाई, अगस्त, सितंबर भी जब फ्रूटिंग सीजन है, जब भी फ्लावरिंग होता है, और तभी अगर बारिश नहीं आई, पानी नहीं गिरा, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट ईल पे होती है। पर लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस। IMD का भी अभी आना बाकी है, उसका भी क्या देखते हैं। बट डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न हुआ है जो स्काईमेट का रिपोर्ट से। एब्सोल्युटली। स्काईमेट से हमारी कल बात हो रही थी डॉक्टर मेहता, उन्होंने कहा कि 6% बिलो नॉर्मल है और 60% चांस है कि बारिश बिलो नॉर्मल या ड्राउट में जा सकती है यहाँ पर। और जो उनका कहना है वो ये है कि एल निन्यो एक बड़ी चिंता रह सकती है, जहां पर सेकेंड हाफ ऑफ मॉनसून यानी कि अगस्त सितंबर में बारिश कम रहेगी। और जो एरियाज उन्होंने कहा प्रभावित रह सकते हैं वो पंजाब, हरियाणा, नॉट सो मच गुजरात, राजस्थान, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ये वाले एरियाज में चिंताएं रह सकती हैं। कैसे देखते हैं आप उसका असर आगे जाकर? नहीं, डेफिनेटली दो चीज हो सकती है। अगर बारिश कम हुई तो डेफिनेटली ओवरऑल एग्रीकल्चर विल सफर और इसके वजह से इकोनॉमी विल सफर, क्योंकि जब बारिश अच्छी है तो इकोनॉमी फ्लरिश। क्योंकि आज हमारी 50% पॉपुलेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। अगर बारिश में कोई गड़बड़ हुई तो डेफिनेटली तकलीफ दे सकता है। दूसरा जो बोल रहा है कि अगस्त सितंबर बारिश कम हुई, उसका मतलब आपको रबी में भी उसकी इम्पैक्ट आएगी। नॉर्मली सितंबर अक्टूबर जो बारिश आती है, मॉइस्चर लेवल ज्यादा होता है, तो दैट हेल्प दी रबी क्रॉप। अगर अगस्त सितंबर में बारिश कम है, मॉइस्चर लेवल कम है, तो वहां भी तकलीफ देगी। तो गवर्नमेंट और शुड प्लान प्रॉपरली राइट इन द बिगिनिंग, क्या इमरजेंसी प्लान क्या करे, वो करना जरूरी है आज से। और IMD का रिपोर्ट आ जाए तो और कंफर्म हो जाएगा कि भाई रियली मॉनसून ठीक है या नहीं है। और इसी बीच कैबिनेट की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आती हुई नजर आ रही हैं जो आपकी स्क्रीन पर नीचे हैं कि खरीफ सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को यहां पर मंजूरी मिल गई है। ये एक और बड़ी चिंता थी, खरीफ सीजन से पहले बारिशें आने वाली हैं, जल्दी बुआई शुरू हो जाएगी खरीफ की। और जिस तरह से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चला है, फर्टिलाइजर इंपोर्ट इंडिया नहीं कर पा रहा था, तो ये एक खबर यहां पर कैबिनेट की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये मंजूरी मिल गई है कि यहां पर फर्टिलाइजर को खरीफ सीजन के लिए यहां पर सरकार सब्सिडी देगी। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर है खरीफ सीजन के लिए, उसको अब कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। एक बड़ी चिंता की बात ये रही है, स्पेशली ऐसे समय में जब बुआई के लिए यहां पर तैयारी हो चुकी है। सरकार ने काफी सारे सेक्टर्स को यहां पर टैक्सेस में राहत, कस्टम ड्यूटी में राहत दी थी, लेकिन फर्टिलाइजर को लेकर यहां पर चिंता बनी हुई थी। लेकिन अब उस फर्टिलाइजर सब्सिडी को यहां पर मंजूरी मिल गई है। और जहां तक न्यूट्रिएंट बेस्ड है, उसके लिए सरकार ने यहां पर इस PN के जो है उसको यहां पर सरकार ने ऑफकोर्स मंजूरी दी है यहां पे। डॉक्टर मेहता, कैसे देखते हैं इस खबर को, क्योंकि ये एक बड़ी चिंता की बात रही है और इंतजार था कैबिनेट की मीटिंग की तरफ से, आज ये एक्सपेक्टेशन भी था और फाइनली वो आता हुआ नजर आया भी है। नहीं, इस पॉजिटिव रिपोर्ट है, थोड़े किसान को भी राहत मिलेगी। और अभी जो फर्टिलाइजर इज सच ए इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट, अगर फर्टिलाइजर नहीं मिलते थे टाइमली तो तकलीफ दे सकता थे। ऑलरेडी बारिश की तो चिंता है, और साथ में फर्टिलाइजर की चिंता, अगर नहीं मिलती तो और चिंता हो जाती थी। पर लेट्स होप कि भाई अभी फर्टिलाइजर सफिशिएंट क्वांटिटी में किसान को वक्त पे मिल जाए, वो भी एक इम्पोर्टेंट है कि वक्त पे मिलना जरूरी है। जी हाँ, हमारे साथ रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन के इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया है। नवनीत, आपका भी रिएक्शन इस खबर को लेकर, क्योंकि गेहूं तो ऑफकोर्स हो गया, लेकिन बाकी खबरों में और बाकी फसलों के लिए ये इम्पोर्टेंट था। हाँ, बहुत फसलों के लिए इम्पोर्टेंट था। फर्टिलाइजर की जो अभी सब्सिडी सरकार ने मंजूरी दे दी है, ये बहुत फायदेमंद सौदा है। देखिए, वैसे भी इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो हमारे को फर्टिलाइजर तो चाहिए ही चाहिए और टाइम से चाहिए। अब बारिशें चालू हो जाएंगी थोड़े दिनों में और फिर ये फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। आज जो न्यूज भी आई है कि भाई युद्ध विराम हो रहा है, तो इससे हमारे को जरूर फायदा मिलेगा, हमारे किसानों को भी राहत की सांस आज आई होगी।
जी हाँ, और लेकिन जहां तक बारिश की बात है नवनीत, ये सिर्फ मॉनसून सीजन की बात नहीं है। जिस तरह की बेमौसम बारिश हमने यहाँ पर गेहूं ग्रोइंग एरियाज में आते हुए देखी है, उससे भी माना जा रहा है कि जो पहले अर्लियर एस्टिमेट थे यहाँ पर गेहूं की क्रॉप को लेकर, वो शायद अब नीचे की तरफ रिवाइज किए जाएंगे। हाँ, एकदम मनीषा जी, ये एक विषय हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। जिस हिसाब से हमारे को दिख रहा था इस साल कि हम बम्पर क्रॉप की तरफ फिर से जा रहे हैं और नए रिकॉर्ड्स वापस बनेंगे, तो उसमें थोड़ा सा तकलीफें आ रही हैं। हालांकि क्रॉप साइज में कोई संशय नहीं है, क्रॉप साइज अच्छी रहेगी, लास्ट ईयर से बेटर रहेगी। लेकिन आपको बताऊं, जो 1 महीने से ये बारिशों का दौर चल रहा है, हेल स्टॉर्म्स का दौर चल रहा है, उसमें 9 स्टेट्स अफेक्टेड हैं, जो प्रोक्योरिंग स्टेट्स हैं हमारे वीट के, और उनमें 111 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं। और 111 डिस्ट्रिक्ट में लॉसेस जो आ रहे हैं, लगभग 5 से 10% के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ये डैमेजेस हैं, वहां 5 से 10% का लॉसेस आ रहा है वीट क्रॉप में, अगर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करी जाए। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करी जाए तो वीट जो है इस बार डिस्कलर होने की संभावना पूरी हो गई और होगी भी। अब कितनी होती है देखने वाली बात है, लेकिन जो अभी इनिशियल एस्टिमेट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से इन एरियाज में जहां पे डैमेजेस हैं, वहां का 20 से 30% क्रॉप आपको बताऊं लस्टर लॉस हो जाएगा, डिस्कलर हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा वहां फार्मर्स को दाम इनके कम मिलेंगे इन कंपैरिजन टू जो क्रॉप का कलर एकदम प्रॉपर है और जो क्रॉप एकदम परफेक्ट है, उनके संभावना में इनकी क्रॉप की प्राइसेस नहीं मिलेंगी। तो किसानों को थोड़ा सा इसमें दाम कम मिलना दिख रहा है हम लोगों को। और वो हमारे मिलों के लिए भी थोड़ी सी तकलीफदेह हो जाती है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन कंटेंट कम होता है, तो हम लोगों को ग्राइंडिंग में भी परेशानी आती है। क्वालिटी एस्पेक्ट को लेकर के हम लोगों को बहुत उसमें देखना पड़ता है, और उसके लिए हम लोगों को फिर अच्छा वीट ऊंचे दाम में दे करके और फिर लेना पड़ता है, जिसका डिफरेंस बहुत ज्यादा इस साल बढ़ जाना है। और ये डिफरेंस जो रहेगा, ये थोड़ा सा हमारे को मिलिंग में भी परेशान करेगा। और जिस तरह की खबरें हैं, शायद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी इस तरह के डैमेज को या हाई मॉइस्चर कंटेंट वाले गेहूं को यहां पर नहीं खरीदेगा। आपने काफी हद तक डिस्ट्रिक्ट्स की बात बताई और वहां पर किस तरह का नुकसान है। अगर ओवरऑल क्रॉप नंबर यहां पर देखें तो पहले क्या अनुमान था, अभी यहां पर क्या है, पिछले साल के कंपैरिजन में कहां देखते हैं? मैडम, अगर पिछले साल का हम लोगों का जो सर्वे था वो लगभग 110 मिलियन टन का था। इस साल का जो हमारा इनिशियल सर्वे रिपोर्ट बता रही थी 115 से 115.5 के बीच का मिलियन टन का प्रोडक्शन नंबर था। बट अब ये बारिशों के कारण ये रिड्यूस होकर के कहीं ना कहीं 113 से 113.5 के बीच में रह जाएगा। तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी ये नुकसान है। हालांकि लास्ट ईयर से क्रॉप साइज ज्यादा ही है, लेकिन जो हम एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे थे, वो उसमें कहीं ना कहीं लगाम लग गया लगता है। क्लियरली। एंड साथ ही नवनीत जी, जहां तक एक्सपोर्ट्स की बात है, वो नंबर्स भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग फिलहाल नजर नहीं आते हैं। वहां पर लेटेस्ट क्या है? देखिए, एक्सपोर्ट्स के लाइसेंसेस, वीट की बात करें तो वीट के लाइसेंसेस इशू हो गए हैं, वीट प्रोडक्ट्स का भी लाइसेंसेस इशू हो गए थे, और प्रोडक्ट्स थोड़ा बहुत जाना भी चालू हो गया है। वीट अब जाना चालू होगा, लेकिन वीट के साथ हमारी समस्या ये है कि अभी जो टारगेटेड हमारे को कंट्री दिख रही है, वो केवल और केवल बांग्लादेश दिख रही है। अब हालांकि टेंशन्स दूर होने से देखते हैं और कहाँ वीट जा सकता है, लेकिन अभी हमारे को ये दिख रहा है कि बांग्लादेश का मार्केट हम केटर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारी प्राइस पैरिटी आ सकती है। तो आने वाले समय में हम एक्सपोर्ट की तरफ जरूर 2.5 मिलियन टन से वीट एक्सपोर्ट जरूर कर पाएंगे। और किस तरह के प्राइसेस आप बनता हुआ देखते हैं एक्सपोर्ट पैरिटी के लिहाज से और डोमेस्टिक मार्केट्स में? फिलहाल प्राइसेस देखा जाए तो अच्छे हैं। लगभग पूरे प्रोक्योरिंग स्टेट्स की बात करें तो 2300 से 2400 के बीच में प्राइसेस वीट के चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे प्राइसेस हैं। और इन प्राइसेस में प्राइवेट पार्टी स्टॉक भी कर रही हैं वीट की, और अपना आगे का प्लानिंग भी कर रहे हैं कि हमारे को आगे अपना प्रोक्योरमेंट कैसे प्लान करना है। और अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट के लिए भी ये प्राइसेस 2300 से 2350 के जो लेवल्स के हैं, इस पे निश्चित तौर पे एक्सपोर्ट होने की संभावनाएं बन रही हैं और एक्सपोर्ट होगा इन भावों में। लेकिन अगर प्राइसेस ऊपर हो जाते हैं, तब फिर एक्सपोर्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और वीट प्रोडक्ट्स थोड़ी सी तकलीफ आएगी एक्सपोर्ट होने में।
नवनीत, जैसे अभी डॉक्टर मेहता भी हमें बता रहे थे कि गैस की किल्लत के चलते हमने थोड़ी सी डिमांड में यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है, होरेका इंडस्ट्री से स्पेशली। क्या वो सिनेरियो हमने गेहूं में आता हुआ देखा? एकदम एकदम मैडम, आपको बताऊं, जहां ऑयल लगेगा वहीं हमारा व्हीट फ्लावर भी लगेगा। दोनों कंबाइंड काम करते हैं, तो होरेका इंडस्ट्रीज में हम लोगों को भी काफी तकलीफ आ रही है। हमारे भी प्रोडक्शन मिलों के सब जगह घट गए हैं, करीब करीब 15 से 20% प्रोडक्शन लेवल्स डाउन हुए हैं। और सारे मिल वाले इन दिनों परेशान चल रहे हैं कि हम प्रोडक्शन इस समय डाउन करके हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि गैस की शॉर्टेज थी, तो वो स्वाभाविक था कि ये तो होना ही होना है। लेकिन अब लगता है कि अब जल्दी से गैस वाली प्रॉब्लम, एलपीजी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम वापस से उसी रेगुलर फॉर्म में आ पाएंगे और हमारी इंडस्ट्री फिर फुल फ्लेजेड चल पाएगी। नवनीत, एक फाइनल सवाल, और जिस तरह से हमने गेहूं की डिमांड ग्रोथ पिछले कुछ सालों में यहाँ पर आते हुए देखी है, उसमें कोई बहुत ज्यादा बढ़त नहीं रही है, एक स्टैग्नेंट सी इंडस्ट्री बनती हुई नजर आई है, चाहे वो प्रोडक्ट्स है या गेहूं है। इस साल भी वही एक्सपेक्टेड है? हाँ, देखा जाए थोड़ा सा ग्रोथ जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख नहीं रही, क्योंकि हमारे पास में फिलहाल डोमेस्टिक मार्केट से बाहर हम जा नहीं पा रहे थे। और ये जैसे जैसे डोमेस्टिक मार्केट से बाहर का रास्ता हमारे लिए खुल रहा है, तो हमको दिखेगा कि हमारे प्रोडक्शन भी बढ़ रहे हैं और डिमांड भी बढ़ेगी। इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन क्वालिटी व्हीट का फ्लावर जो है, उसकी डिमांड अच्छी थी। लेकिन आपको पता है 3 साल जो ये बैन का समय था, ये बहुत हमारी इंडस्ट्री के लिए डिफिकल्ट था। अब क्योंकि ये इसमें रिलैक्सेशंस आए हैं, तो देखते हैं आने वाले समय में धीरे धीरे ग्रेजुअली हम वापस से मार्केट कवर करेंगे और हमारे प्रोडक्शन लेवल्स भी बढ़ेंगे और कंजम्पशन लेवल्स भी बढ़ेंगे। एक फाइनल सवाल डॉक्टर मेहता आपसे, और ओवरऑल अगर डिमांड ग्रोथ की बात की जाए तो ये बात हमने पहले भी की है कि लोअर देन व्हाट द पीक हैज बीन, वैसी डिमांड ग्रोथ हमने खाने के तेलों में आते हुए देखी है। इस साल के लिए कोई कैलकुलेशंस हैं किस तरह की डिमांड ग्रोथ इंडिया दिखा सकता है? मेरे ख्याल से जो हमारी कंजम्पशन 160 लाख के करीब है, सॉरी 260 लाख के करीब है, उसके मुताबिक रहेगी 2 या 3% की बढ़ोतरी हो सकती थी। पर जो हाई प्राइस है और जो ये अभी एलपीजी का इश्यू हुआ है, तो हो सकता है थोड़ी डिमांड स्क्वीज हो जाए। वो प्रैक्टिकली विल बी एट अराउंड, इंपोर्ट की बात करें तो 160 लाख के होंगे और टोटल कंजम्पशन 260 के आसपास ही होगा। हो सकता है 3-4 लाख आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि प्राइस काफी ऊपर है, उसके वजह से थोड़ा खासकर लोअर सेगमेंट तो सोसाइटी में थोड़ा कंजम्पशन कम होता ही है। पॉइंट टेकन। डॉक्टर मेहता, नवनीत, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, खाने के तेल और गेहूं का पूरा मार्केट हमारे समक्ष रखने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे मेरा एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना एंड कोवर्जी ग्रुप से रवि देवरा। क्रूड ऑयल प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे, क्योंकि एक जोरदार गिरावट के साथ एशियन मार्केट्स में यहां पर शुरुआत हुई थी और काफी हद तक वही हाल हमने बाकी सारे टाइम जोन्स में यहां पर चलता हुआ देखा। ऑफ कोर्स यूएस के मार्केट्स खुलने वाले हैं और वहां पर देखना होगा कि इन करंट लेवल्स पे क्या होता है। लेकिन राकेश, चार्ट्स पे अब ये कैसा दिखता है और क्या करने की राय है? पहले तो नमस्ते मैम आपको और नमस्ते सभी दर्शकों को। क्रूड ऑयल में एग्जैक्टली चार्ट के हिसाब से 11,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ऊपर में, जो मार्केट ने कल नियर बाय टेस्ट कर ही लिया था और वहां से करेक्शन एक्सपेक्टेड ही था। बेरिश कैंडल भी बना था ऊपर में कल क्लोजिंग में, जिससे एक्सपेक्टेड था। बट अभी भी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है क्रूड ऑयल में। डॉलर टर्म में भी अगर देखूं तो आज मार्केट ने नीचे में $92 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ओवरऑल रिवर्सल भी तब होगा जब ये $84 ब्रेक कर देगा। तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा जो $100 और $92 में रहे। इंडियन रुपी टर्म में मैं बात करूं तो नीचे में 8,600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में 9,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मार्केट 8,650 या 8,600 के इर्द गिर्द सपोर्ट लेता है और वहां से थोड़ा पुल बैक भी दिखता है। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी अभी भी क्रूड ऑयल में, जो 9,000 और 9,300 लेवल तक देखा जा सकता है। तो यहाँ से ये डिप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। रिवर्सल क्रूड ऑयल में मैं तभी देखूंगा जब नीचे में 8,000 को ब्रेक कर देगा, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे में। तो मैं बाय ऑन डिप्स में जाऊंगा क्रूड ऑयल। ऑलराइट, तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कच्चे तेल में निकल सकती है और वैसे भी 13% की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट्स में और करीब करीब 18% की गिरावट भारतीय बाजारों में फिलहाल देखने को मिली है। आपको क्या लगता है रवि, यहाँ से क्या करने की राय है आपकी?
जरूर से आई थिंक मीन्स के फंडामेंटल वैसे देखे तो आज तो काफी डिस्कस हो चुका है पर्टिकुलर जो करेक्शन आया है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से आज दोपहर में न्यूज आई थी, फिर से कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट हो गए। तो आई थिंक हिसाब से जब तक ये सीज फायर युद्ध विराम में कन्वर्ट ना हो तब तक थोड़ा लोअर लेवल पे संभलना है सेल करने के लिए। ऑलरेडी 17-18% की गिरावट है तो सेलिंग तो नहीं बन रही और 8640 का अहम सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार एटलीस्ट शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। और जैसे आगे बात हो रही थी आई थिंक ट्रेंड अभी भी विद फर्म है जब तक ये बहुत बड़ा ब्रेकडाउन नहीं देता। और साथ में जो कैपेसिटीज को जो एक्सप्लोरेशन को गल्फ में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में टाइम लगेगा। और एडिशनली फ्रेट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट है वो डोमेस्टिक